डेंसिटी जो है, डेंसिटी को फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को एक सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। उस सिंबल को ऐसे लिखते हैं, जिसका नाम क्या है सिंबल का, रो, RHO, रो, ठीक है। इस सिंबल का नाम है रो, ठीक है। और मास को तो पता है तुम लोगों को M, वॉल्यूम को भी, ठीक है। अब डेंसिटी को समझना है तो हमको मास और वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसका अगर SI यूनिट पूछें कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, मास का SI यूनिट, मास को किस में मेजर करते हैं SI यूनिट, केजी, किलोग्राम, भूल गया, केजी। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ये है SI यूनिट डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यदि डेंसिटी देखना है, यहाँ पे एक बात समझो कि डेंसिटी जो है इसको दो चीजों से कंपेयर किया जा सकता है, मास और वॉल्यूम। सारा का सारा खेल इसी पे है, मास और वॉल्यूम पे, ठीक है। देखो इसको दिखाते हैं रो से, RHO, रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। डेंसिटी जो है ये, इसके सामने कौन है, मास, इसके अब नीचे कौन है, वॉल्यूम, ठीक है। देखो डेंसिटी को अगर हम इस फॉर्मूले को तोड़ें तो हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, और डेंसिटी ये कैसे लिखे समझ में आया। ये जो साइन है ना, ये जो साइन दिख रहा है मछली जैसा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा संबंध होना, ठीक है। डेंसिटी का सीधा संबंध है मास से, आमने सामने है, सीधा संबंध है मास से। और 1/, इसको इनवर्स कहते हैं। किसी भी चीज के ऊपर 1 चला जाए, जैसे 2 है, 2 के ऊपर 1 चला जाए, आधा बन गया ना, इनवर्स हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो डेंसिटी जो है ये वॉल्यूम से उल्टा है, ठीक है, या वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा है ना। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स है, उल्टा है ना। इंग्लिश में इसको कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डेंसिटी मास का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा संबंध रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। मतलब यदि हम किसी बॉडी का मास बढ़ा दें, किसी बॉडी का मास बढ़ा दें तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। समझो इस बात को। 11-12 क्लास तक जाते जाते आदमी को समझ में नहीं आता डेंसिटी क्या होता है, लास्ट तक करते रह जाएगा डेंसिटी का मतलब भार और भार का मतलब डेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डेंसिटी जो होता है, यदि मास को बढ़ा दें तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, यदि वॉल्यूम को बढ़ाएं तो इसका अपोजिट है ना, डेंसिटी कम जाएगा, ठीक है। यदि वॉल्यूम को घटा दें तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है ना, उल्टा है। इनवर्सली का मतलब क्या समझाए, उल्टा है। समझ में आया मेरा बात। हम कहाँ से निकाल के लाए, सब कुछ फॉर्मूला से। अगर ये फॉर्मूला याद है तुम डेंसिटी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। डेंसिटी रो से दिखाते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास को किलोग्राम और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट यही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी जो है उसके सामने कौन पड़ता है, मास। अभी जितना फॉर्मूला आएगा सब में इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब धीरे धीरे करके, ये पहला बार आया होगा तुम लोगों के सामने इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब धीरे धीरे करके सारा फॉर्मूला को हम ऐसे ही मतलब खोल के समझाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी जो है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा संबंध होना। यदि डेंसिटी में कोई बदलाव आएगा तो मास में भी उतना ही बदलाव आएगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, या मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा है। जो ये होगा इसका अपोजिट ये काम ये करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्हीं दोनों चीजों को मिला दें तो वापस से डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, वापस से डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। बात आया समझ में, मेरा बात आया समझ में कि डेंसिटी किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और वॉल्यूम पे, मास पे और वॉल्यूम पे। अब ये मास और वॉल्यूम क्या होता है, मास के बारे में, मास का मतलब क्या होता है, कोई अगर खाली स्पेस है, ठीक है, कोई अगर खाली स्पेस है तो उस स्पेस में कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रह रहा है। मैटर जो है, कोई भी मैटर हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी चीज,
पानी, शक्कर, कोई रूम में बैठा हुआ आदमी, कुछ भी हो सकता है, सभी तो मैटर ही है। एक जगह में कितना अमाउंट ऑफ, एक खाली जगह में कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, वही उस बॉडी का मास होता है। जैसे हमारा बॉडी अगर एक खोखला स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर कितना चीज भरा हुआ है, ये हम लोग का मास है। हमारे अंदर क्या है, किडनी है, फेफड़ा है ना, दिल है, ऐसे करके बहुत सारा ऑर्गन भरा हुआ है। ये क्या डिसाइड करता है, हमारे बॉडी के मास को डिसाइड करता है। इसी मास के साथ यदि हम ग्रेविटेशन पावर को, ग्रेविटेशन फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा वजन, वेट बन जाता है। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये बताए थे ना पहले भी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू क्या है धरती पे, 9.81 इज इक्वल टू, मतलब राउंड ऑफ में 10 मान के चलते हैं, 10। अगर मेरे बॉडी का मास 5 किलोग्राम है और ग्रेविटी धरती का 10 किलोग्राम है, 10 न्यूटन है, तो मेरा वेट कितना हो गया, 50 न्यूटन। अगर हम चंद्रमा पे गए, चंद्रमा पे धरती के मुकाबले 1/6 है ना, तो चंद्रमा पे गए, मान लो चंद्रमा पे ग्रेविटी का वैल्यू, यहाँ पे मान लो मेरा मास तो 5 kg था, और चांद पे मान लो ग्रेविटी का वैल्यू मान लो कि 5 है, 10 की जगह 5 होता, या किसी और प्लेनेट पे 10 की जगह 5 होता, तो मेरा वजन कितना हो जाता, 25 न्यूटन। लेकिन मेरा मास नहीं बदलता, मेरा क्या बदलता, वेट बदलता, वजन बदलता। किसी भी बॉडी का मास नहीं चेंज होता है, ठीक है। मास क्या होता है, एक खाली जगह में कितना अमाउंट ऑफ मैटर रखा हुआ है, उसी को हम मास कहते हैं, ठीक है। एक खाली जगह में, जैसे ये गिलास है, इस गिलास में काजू भर दिया ना, तो ये गिलास खाली था, ये काजू क्या है, मैटर है, मैटर का ही बना हुआ है ना काजू। तो ये काजू इस गिलास में भरा हुआ है, तो ये काजू क्या दिखा रहा है, अमाउंट ऑफ मास, है ना, कि इस खाली जगह में कितना काजू भरा हुआ है, ये मास को दिखा रहा है समझ में। तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज होता है। वजन, कोई मास वजन तब कहलाएगा जब वो धरती के किसी भी चीज के फोर्स के कांटेक्ट में आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इसको अपने ओर खींच रहा है ना, अब इसको तराजू पे रखेंगे तो इसका हमको वजन प्राप्त होगा, है ना, वजन प्राप्त होगा। और अगर हमको इसका मास निकालना होगा, यदि मान लो इसका मास निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से ग्रेविटी हमको पता है, वेट पता है, तो मास निकाल लेंगे कि इसका मास कितना है टोटल। समझ में आया, मास क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आयतन, मतलब खाली जगह, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये गिलास का जो खाली जगह है, गिलास क्या है, सिलेंडर है, गिलास क्या है, सिलेंडर स्ट्रक्चर में है ना, ये गिलास सिलेंडर स्ट्रक्चर में है, तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो खाली जगह है, ये पूरा का पूरा स्पेस, ये जो बीच का स्पेस है, इसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। आया बात समझ में। तो डेंसिटी क्या होता है कि इस वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास भरा हुआ है, इस फिक्स वॉल्यूम में, इस फिक्स वॉल्यूम में, ये गिलास में कितना अमाउंट ऑफ मास भरा हुआ है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। आया बात समझ में। मास और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। कोई दिक्कत यहां तक, रोको इसको, ठीक है। देखो दो गिलास है, दो गिलास है, दोनों गिलास का वॉल्यूम तो सेम ही है, ये अलग अलग है, सेम है ना, वॉल्यूम सेम है। इस गिलास में क्या है, काजू भरा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा होगा आंखों से बीच में कितना खाली जगह बचा हुआ है काजू भरने के बाद भी। अब इतना ही, जितना काजू भरा हुआ है उतना हम इसमें चीनी भर देते हैं, ठीक है, उतना ही भरेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही चीनी भर दिए। अब देखो बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा लगता है, ठीक है। अब ये तो तुम लोग देख के बता रहा है, यदि हम इसको तराजू रख दे, अभी मेरे पास है नहीं, अगर तराजू पे रख दे तो इसका वजन ज्यादा होगा, जबकि दोनों का देख लो हाइट दोनों का लगभग सेम है ना, मतलब लगभग बराबर भरे है ना। लेकिन अगर अभी तराजू रख दे तो वजन ज्यादा इसका आएगा, इसका कम आएगा, हम हाथ में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितना वॉल्यूम में काजू रखा हुआ है उतने वॉल्यूम में चीनी भी रखा हुआ है, लेकिन चीनी जो है इसका मास क्या है, ज्यादा है। चीनी का जो क्रिस्टल्स है, मतलब सॉलिड क्रिस्टल है, इसको ये छोटा छोटा होता है, तो ये पूरा स्पेस को ले रहा है, जबकि चीनी भी पूरा स्पेस नहीं ले रहा है,
दूसरे चीज के मुकाबले अगर पानी के मुकाबले बोले तो ये भी थोड़ा बीच में खाली खाली सा है, ठीक है। पानी नहीं, दूसरे अगर कोई सॉलिड भर दे इसमें नमक वगैरह तो उसके मुकाबले इसके बीच में भी देखो खाली खाली स्पेस है थोड़ा सा। लेकिन इस काजू के मुकाबले इसका जो डेंसिटी है, इसका जो भार है, इसका जो मास है ना, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन ये जो है इसका जो मास है ना, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब चीनी का मात्रा वो ज्यादा है ना। ये चीनी इसमें ज्यादा अट पाया, लेकिन ये काजू इसमें कम अट पाया। आया समझ में? तो ये काजू और चीनी क्या दिखा रहा है? मास दिखा रहा है। समझ में आया? मास दिखा रहा है कि ये मास है, लेकिन इतने ही जगह में ये ज्यादा मास भरा हुआ है और इतने ही जगह में ये कम मास भरा हुआ है। तो ये ज्यादा डेंसर हुआ कि ये ज्यादा डेंसर हुआ? ये ज्यादा डेंसर हुआ। इसका वजन ज्यादा आएगा, इसका वजन कम आएगा तराजू पे। इसीलिए बहुत कोई डेंसिटी को भार कह देता है डायरेक्ट, है ना। उसको समझाने के बजाय डायरेक्ट भार कह देता है कि मतलब ये ज्यादा भारी है तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, ये कम भारी है तो डेंसिटी कम है। लेकिन ये समझना जरूरी है ना कि ये भारी क्यों हुआ, ये भारी क्यों हुआ। अगर इसका मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अगर मास बढ़ा तो वेट भी बढ़ेगा, मास कम हुआ तो वेट भी कम होगा। आया बात समझ में? कि सेम वॉल्यूम में इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। आया बात समझ? देखो, अगर डेंसिटी में अंतर होता है तो क्या होता है? देखो, पानी है, पानी का डेंसिटी पता है कितना होता है? 1000 हम लोग मान के चलते हैं, एक्यूरेट बोले तो 997, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, एक्यूरेट। अगर न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो 997 की जगह 1000 राउंड ऑफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पानी है, पानी के ऊपर ये हनी है, शहद, ठीक है, ये शहद है। क्या लगता है शहद का डेंसिटी ज्यादा है कि पानी का डेंसिटी ज्यादा है? अगर शहद का डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें तैरना चाहिए, मतलब सॉरी डूब जाना चाहिए। बैठ गया नीचे जाके, लेयर दिखाई दे रहा है शहद का, दिखाई दिया लेयर शहद का। ये तेल है, ठीक है, तेल का डेंसिटी अब क्या होता है हमको क्या पता, पानी से ज्यादा होता है कि कम होता है? डाल के देखते हैं, पता चल जाएगा। थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, जब साफ साफ दिखाई देगा। ये देखो, बीच में पानी है, नीचे शहद है, 3 लेयर दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा पानी गंदा हो गया है, ऐसे 3 लेयर दिखाई दे रहा है। तेल सबसे ऊपर तैर रहा है, बीच में पानी, सबसे नीचे शहद। अगर हम इसमें कुछ और डालें जिसका डेंसिटी अंतर हो, ठीक है, ऐसे डाल के देखते हैं, हम चेक तो नहीं किए, पता चल जाएगा। शैम्पू है, ठीक है, अब ये तेल है इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा, पहले हमको शैम्पू ही डालना चाहिए था। ये लगभग तेल से नीचे है, ठीक है, लेकिन ये तेल है ना, ये और नीचे चला जाता, इसका डेंसिटी पानी से ज्यादा, पानी के नीचे बैठ जाता है। लेकिन तेल डाल दिए इसीलिए अंदर जाने नहीं दे रहा। पहले हम शैम्पू डालते ना तब ज्यादा अच्छा से दिखाई देता। लेयर में अंतर पता चल रहा है ना, डेंसिटी के वजह से कोई लेयर ऊपर है, कोई लेयर बीच में है, कोई लेयर नीचे है। आया बात समझ में? तो ये डेंसिटी का अंतर है ना। ऐसे नहीं है कि कोई जादू हो रहा है इसके ऊपर तेल तैर रहा है। अगर हम चाहें तो इसमें से तेल प्योर निकाल सकते हैं, प्योर तेल बिना मिलावटी। ये देखो, ये ओरिजिनल तेल है, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी आ गया बीच वाला, ऐसे निकाल सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये डेंसिटी है, समझ में आया? करो पॉज। पानी है, ठीक है, आलू है। आलू नॉर्मल क्या होता है, पानी में डूब जाता है ना। गया अंदर, डूब गया, दिखाई दे रहा है, डूब गया पूरा। अब क्या करते हैं, ये पानी, एक बात तो क्लियर हुआ, आलू का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है। आलू का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए डूब गया। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं डेड सी। डेड सी का नाम सुना है ना? मतलब पानी का डेंसिटी बढ़ाते हैं, पानी को नमक घोल देते हैं पानी में, ठीक है।
अब एक बात पहले ही बताएं, नमक जब पानी में डिजॉल्व होता है तो पानी के बीच का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, पानी के बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है, जगह है, उस जगह को ये क्या करेगा, भर लेगा नमक पूरी तरीके से। जब नमक उस जगह को भर लेगा तो वॉल्यूम तो फिक्स है, जितना पहले पानी था उतना अभी भी पानी है, पानी बढ़ा नहीं, लेकिन नमक डालने के वजह से क्या हुआ, उसके बीच का स्पेस गैप भर गया, और गैप भर गया तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ गया पानी का। अब आलू डाल के देखते हैं कि आलू के साथ क्या होता है। ठीक है, देखो तैर रहा है, ठीक है, ऐसे नजदीक से देखेगा तो पता चलेगा, देखो तैर रहा है ऊपर में, ये देखो तैर रहा है ना, आलू तैरने लग गया इस पे, है ना। कुछ ऐसा ही काम होता है डेड सी में। डेड सी जो है ना, नाम सुना है ना डेड सी का। डेड सी में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि वहाँ पे आदमी अगर छलांग मार दे तो नहीं डूबता है, उसके ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। और जनरली भी ऐसे अगर तालाब के मुकाबले, अगर तालाब है, नदी है और समुद्र है, ठीक है, अगर कोई पूछे कि किस में डूबना ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो तालाब में डूबना ज़्यादा आसान है, छलांग मार दो उसमें आराम से डूब जाएगा। नदी में थोड़ा मतलब नदी धार होता है तो साथ लेके चला जाएगा, लेकिन समुद्र में डूबना उतना आसान नहीं है। समुद्र में थोड़ा मतलब कि इतना मतलब अचानक से नहीं डूब जाएगा आदमी, क्योंकि नॉर्मल नदी के मुकाबले उस समुद्र के अंदर का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। नॉर्मल पानी, नदी के पानी में तो सॉल्ट नहीं होता ना, नहीं होता ना। अगर बाढ़ वाड़ का पानी है तो बहुत सारा मिट्टी होगा, मटमैला होगा, लेकिन सॉल्ट तो नहीं होगा, है ना। मतलब वाटर का मतलब वाटर का डेंसिटी क्या होता है, नदी का कम होता है, जबकि समुद्र का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का ज़्यादा होता है। इसीलिए समुद्र में आसानी से आदमी मतलब डूब नहीं सकता, डूब के मर नहीं सकता। वो बात अलग है कि समुद्र का मतलब उसके साथ ज्वार भाटा के साथ चला जाए, उधर कहीं फेंका जाए, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन इतना जितना आसानी से नदी में डूब जाएगा उतना आसानी से समुद्र में नहीं डूब पाएगा। मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो नदी में तैरना ज़्यादा मुश्किल है और समुद्र में आसानी से तैरा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेंसिटी आखिर होता क्या है, ठीक है। एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास भरा हुआ है, ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ मास भरा हुआ है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अगर मास बढ़ गया, इस फिक्स वॉल्यूम में मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। इस फिक्स वॉल्यूम का इस पूरे का पूरा मैटर इतना ही रहा और वॉल्यूम बढ़ा दिए तो डेंसिटी घट जाएगा, है ना। अगर मान लो इस ग्लास का साइज बढ़ा दिए लेकिन अंदर का जो सामान है वो इतना ही रहा, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा, है ना, घट जाएगा। आया समझ में पूरा का पूरा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट? ये था पूरा डेंसिटी। क्लियर हुआ? कर दो, हाँ क्या डेंसिटी? अब ये बर्फ है, बर्फ इस पे तैरता हुआ नजर आ रहा है, देखो दिखाई दे रहा है नीचे से, बर्फ इस पे तैर रहा है, ठीक है। बर्फ क्या है, पानी से ही बना है। तो एक सवाल, अगर हम ये बोलते हैं कि बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होता है, ठीक है, बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होता है, ठीक है, तो इस पे तैर रहा है, तो नॉर्मल सा सवाल ये बनता है कि बर्फ तो बना है पानी से, सिर्फ इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ है, मतलब सिर्फ इसको जमाया गया है ना, तो इसके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ गया। नॉर्मल चीज़ों को अगर हम जमाते हैं, नॉर्मल चीज़ों को अगर हम सॉलिड होता है तो उसका डेंसिटी तो बढ़ जाता है। ये बर्फ में आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इसको जमाने के बाद इसका डेंसिटी कम हो गया, सोचने वाला बात है। तो पानी के केस में, सिर्फ ये पानी के केस में पॉसिबल है, ठीक है। अगर किसी और चीज का सॉलिड उसके लिक्विड में डुबाया जाए तो वो डूब जाएगा। आया समझ में? डेंसिटी ज्यादा होता है, नॉर्मली सॉलिड चीजों का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये बर्फ जो है ये पानी पे आसानी से तैर रहा है ना। क्या कारण है, क्या कारण है? तो इसका कारण सुनो, ये स्पेशल केस है सिर्फ पानी के लिए, ठीक है। इसका कारण समझ लो, जब पानी सॉलिडिफाई होता है, मतलब वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट में मिलता है ना पानी। मतलब पानी है तो लिक्विड है ना, सॉलिड हो गया बर्फ बन गया, वाटर वेपर हो गया तो गैस हो गया। क्लियर है? तीनों स्टेट में पाया जाता है। अगर हम एक काम करते हैं कि देखो जब बर्फ जमता है, ठीक है, जब सॉलिडिफाई होता है, एक बात पता है ना तुम लोगों को कि पानी जो है वो उसका फॉर्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इन तीनों का जब बॉन्डिंग होता है तो हमारा पानी बनता है ना। तो बर्फ में क्या कोई उड़ जाता है?
बर्फ में भी तो यही रहेगा, बस अंतर यह है कि ये सब बंध जाता है, एक जगह बंध जाता है, ठीक है। ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये बॉन्डिंग का कमाल है। अब बॉन्डिंग 10th क्लास में, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना समझो कि जब इसका स्ट्रक्चर आपस में क्लोजली पैक होता है, ठीक है, मतलब जब बर्फ जमाते हैं इसका स्ट्रक्चर आपस में नजदीक आता है, तो इसका जो बनावट होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बनावट वो कुछ ऐसा होता है। देखो बर्फ जमने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है आपस में। नीचे बना ले। 1 2 3 4 5 हेक्सागोनल बना रहे हैं हम, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये आपस में जुड़ता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऐसे कर करके बर्फ आपस में, मतलब पानी आपस में एक जगह इकट्ठा होता है, पानी का मॉलिक्यूल, और वो जमता है, बर्फ बनता है। अब बर्फ जब ऐसा बना, नॉर्मली कोई चीज सॉलिड बनता है ना लिक्विड से, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे ऐसे है तो सॉलिड बनता है, तो उसका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, आपस में पूरा चिपक जाता है ना। मतलब बीच का स्पेस ना के बराबर होगा, बीच का स्पेस ना के बराबर होगा। सॉलिड में यही पड़ा हुआ है ना, सॉलिड में बीच का स्पेस लगभग नहीं होता है। लेकिन जब बर्फ बनता है तो वो कुछ इस स्ट्रक्चर में आपस में आके जुड़ता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में तो बीच का इतना स्पेस क्या रह गया, खाली रह गया, ठीक है। तो मान लो ये एक ग्लास है, इसमें बर्फ बना, ये पानी था पहले, इधर उधर बौक रहा था स्ट्रक्चर, जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो इस स्ट्रक्चर में आके इकट्ठा हुआ, जमा, तब भी क्या हुआ, बीच का खाली स्पेस रह गया ना, है ना, खोखला खोखला जगह रह गया। इसीलिए इसका डेंसिटी कम होता है, बर्फ का डेंसिटी कम होता है, दूसरे सॉलिड्स के मुकाबले बर्फ का डेंसिटी कम होता है ना, इसलिए ये पानी पे तैर पाता है। नहीं तो नॉर्मली जो सॉलिड है, कोई भी चीज सॉलिड है, सॉलिड बनने के बाद वो लिक्विड पे डूब ही जाता है अंदर, ठीक है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, सब आसपास एकदम चिपक जाता है पूरा, है ना। जब जब मॉलिक्यूल चिपक जाएगा तो मतलब अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा हो गया, कम जगह में मैटर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, जगह ठीक है उतना ही है, लेकिन उसमें जो मैटर है वो इतना दूरी दूरी पर है, मतलब जमा हुआ कुछ इस तरीके से है कि बीच का स्पेस क्या रह गया है, खोखला खाली रह गया है ना। जैसे कि स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज क्या है तो सॉलिड चीज, स्पॉन्ज सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, लेकिन इसके बीच में क्या है, खाली जगह बहुत सारा है, हवा भरा हुआ रहता है इसमें, है ना। इसको पानी पे फेंकेंगे डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा, है ना, क्योंकि इसके बीच का जो खाली जगह है उसमें हवा भरा हुआ है ना। तो उसी तरीके से बर्फ का मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ता है तो बीच का पूरा स्पेस खाली रह जाता है, इसीलिए बर्फ जो होता है वो पानी से कम उसका डेंसिटी कम होता है पानी से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर पाता है। आया समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? बंद कर दो। हाँ, उसका मॉलिक्यूल